डिस्कस किया था कि भी एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होती है, इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। फिर एडजॉर्प्शन के टाइप्स हमने डिस्कस की कि फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होती है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होती है, और इनमें जो मेन या जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या है, ये कौन कौन से होते हैं, ये चीजें ना हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली डिस्कस की। ठीक है, अच्छा अब जो है कि इसमें मतलब इसमें थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि मैं जरा इसको पेज नंबर 1 निकाल लूँ इसका। सॉरी, ये ठीक है, ये हमने कर लिया था। हाँ, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। हाँ भी ये थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करो पहले, रविश तुम जरा स्टार्ट करो। ये आपने क्या पढ़ा है कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या होते हैं, और ये फ्रेंडली फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, इसके मुतालिक जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा बताएं आप, शाबाश। सर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स वो रिलेशनशिप है जो प्रेशर ऑफ गैस जो इक्विलिब्रियम पे गैस है उसके दरमियान और जो अमाउंट ऑफ यानी गैस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसके दरमियान। क्योंकि सर जब एक गैस क्लोज कंटेनर के अंदर होगी तो ना मॉलिक्यूल्स इंटर होंगे और ना ही आउट जाएंगे सर। तब कुछ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स गैस के यानी कंटेनर की सरफेस पे प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे। तो सर उन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम होगा एक सर, उस इक्विलिब्रियम का और एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रिलेशन है सर उसे कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। असल में इसमें आपने किसी हद तक बात ठीक की है। देखिए, जब भी किसी कंटेनर के अंदर मिसाल के तौर पर हम कोई एडजॉर्बेंट रखते हैं, एडजॉर्बेंट, तो जाहिर बात है कि जो गैस के मॉलिक्यूल आते हैं वो आके कुछ एडजॉर्बेंट की सरफेस के साथ क्या होंगे, वो अटैच हो जाएंगे एडजॉर्बेंट की सरफेस के साथ। और जाहिर बात है कि कुछ मॉलिक्यूल अटैच होंगे, एडजॉर्ब होंगे, कुछ डीजॉर्ब भी हो रहे होंगे। डीजॉर्ब जरूरी तो नहीं है कि 10 मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहे हैं वो 10 के 10 अटैच रहे, कोई मॉलिक्यूल उससे सेपरेट ना हो, ऐसा नहीं होता। वो ये कह रहा है कि भाई मॉलिक्यूल आके अटैच भी हो रहे होते हैं, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल सरफेस से डीटैच भी, सेपरेट भी हो रहे होते हैं। तो वो ये कहता है कि भाई कुछ देर के बाद, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, वो एडजॉर्प्शन और जो डीजॉर्प्शन है, डीजॉर्प्शन, उनके दरमियान इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, इक्विलिब्रियम। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी अगर आप देखें ना, तो उसने देखें एक रिवर्सिबल रिलेशनशिप की मदद से इसको शो किया कि ये फ्री गैस है, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये वो शो कर रहा है दूसरी तरफ कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉलिड की सरफेस के साथ क्या होते हैं, बेसिकली अटैच होते हैं। तो वो कहते हैं इनके दरमियान इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, इक्विलिब्रियम। अब वो कहना ये चाह रहा है, कहना वो ये चाह रहा है कि जो गैस की अमाउंट या जो गैस मुस्तकिल तौर पे अटैच होती है ना किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस के साथ, ठीक है, तो वो कहता है कि वो मेनली डिपेंड करती है किसके ऊपर, आप कह लें कि उस गैस के प्रेशर के ऊपर, ठीक है। कि जितना सिंपल सी बात है कि वो कहता है, वो कहने का उसका मकसद ये है कि जितना उस गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे, यानी गैस का प्रेशर ऐसे ही बढ़ाया जा सकता है ना कि मिसाल के तौर पर पहले गैस का वॉल्यूम इतना है, उसके अंदर गैस है, यानी ये कंटेनर है या वेसल है, उसमें गैस है, उसमें कोई एडजॉर्बेंट पड़ा हुआ है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो इस तरह से वॉल्यूम कम होता जाएगा, ठीक है। जब जाहिर मतलब वॉल्यूम कम होगा तो उस कंटेनर के अंदर भी जो गैस है उस गैस का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट की सरफेस के ज़्यादा करीब आएंगे। तो ये चांस है, ये पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो एडजॉर्बेंट की सरफेस के साथ क्या होंगे, वो अटैच होते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि हम विद द इंक्रीज इन प्रेशर, हम क्या करते हैं कि जितना गैस की अमाउंट एडजॉर्बेंट की सरफेस पे अटैच हो रही होती है ना, एडजॉर्ब हो रही होती है, ठीक है, तो वो हम नोट करते जाते हैं किसी फिक्स टेम्परेचर पर। फिर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, और जिसमें प्रेशर ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, अमाउंट ऑफ गैस जो किसी एडजॉर्बेंट की सरफेस पे अटैच होती है वो वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। और जो कर्व या जो रिलेशनशिप यानी जो कर्व, जो ग्राफ हमें हासिल होता है ना, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं।
वो जो ग्राफ होता है उसको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। महबूब क्या समझ आया, थोड़ा बताएं आप बेटा, क्या समझ आया? जी सर, इसमें आपने बताया रिलेशन के ना, रिवर्सिबल रिलेशन होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब हो रहते हैं उस पे सॉलिड की सरफेस पे, और डिसॉल्व जो हो रहे होते हैं। तो हाँ, उसमें कुछ ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये आपकी स्क्रीन के फिगर 23.8 है, इसको भी देख लें बेशक। हाँ, जी इसको सर। देख के बेशक, हाँ इसको देख के बेशक आप एक्सप्लेन कर दें। जी सर, कुछ टाइम के बाद ना उसमें इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, जितने अब्जॉर्ब हो रहे होते हैं मॉलिक्यूल गैस के उतने ही डिसॉल्व हो रहे होते हैं। तो इसमें एक हम ग्राफ बनाते हैं और उसमें कर्व, वो स्ट्रेट लाइन आती है कि ना, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। चले, यानी वो अभी आपको मैंने बताया है ऊपर ग्राफ में, आपको ये बेसिकली फिगर ये है कि यानी एक जी सर। एड्सॉर्बेंट है, एक एड्सॉर्बेंट है, ठीक है। ये ऐसे पिंक कलर का टाइप के आपको शो कर रहा है। नीचे ब्लू कलर की जो बॉन्ड्स हैं ये एड्सॉर्बेट, यानी जो सब्सटेंस यानी कि गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होने हैं ना, वो है। तो वो यही कह रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं एड्सॉर्प्शन, कुछ डीटैच हो रहे होते हैं, तो इनके दरमियान एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सिंपल बात है, गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट के सरफेस के उतना करीब आएंगे, तो उतना ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे अटैच होंगे, तो जो एड्सॉर्प्शन है, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते हैं, या जो गैस एड्सॉर्ब होनी है उसकी अमाउंट उतना ही क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इसको उसने क्या किया है, एक ग्राफ की सूरत में उसने इसको एक्सप्लेन किया है, उसने इसको इंटरप्रेट किया है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ना कि हमारे में ये फ्रेंडली, पहली तो बात ये है कि ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, ठीक है। ये आप जरा स्क्रीन पे जरा इस रिलेशनशिप को स्टडी करें जरा। ये जो बायोटेक्नोलॉजी की जी आ रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? सर मुबीन इफ्तिखार। आप पढ़े जरा इसको, ये एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होते हैं, जरा पढ़ें इसको। The relationship between the equilibrium pressure of a gas and its amount absorbed on the solid absorbent at any constant temperature is called an adsorption isotherm. हाँ, सिंपल। तो ये कहता है कि भाई सिंपल सी बात ये है, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, जब एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो गैस के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, जो एयर में होते हैं, जब वो आपस में इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं गैस का। गैस के मॉलिक्यूल उतना करीब आते जाएंगे, उतना ज्यादा वो एड्सॉर्ब होते जाएंगे, तो हम फिर ना डिफरेंट प्रेशर को नोट करते हैं, जो अमाउंट एड्सॉर्ब होती जाती है वो नोट करते हैं, और एंड में ग्राफ नोट करते हैं। वो जो रिलेशनशिप है बिटवीन द प्रेशर ऑफ द गैस एंड pressure of the gas, it is plotted on x-axis, and the amount of gas adsorbed on the surface of adsorbent, ठीक है, it is plotted on y-axis। वो जो कर्व या ग्राफ हमें हासिल होता है ना, उसको हम इस तरह से शो करते हैं। ये देखिए आप फिगर 23.6 को देखें, 23.7 को देखें आप। ये 23.6 अभी हम डिस्कस करते हैं। W/m जो है, ये यूं समझ लें कि ये बेसिकली ये अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट, यानी जो गैस आकर अटैच होती है, यूं समझ लें वो प्रेशर एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली ये कर्व ये शो कर रहा है कि इनिशियल शुरू में जब आप प्रेशर रैपिडली इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो गैस एड्सॉर्ब होती है एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, उसकी अमाउंट की तेजी के साथ क्या होती है, वो इंक्रीज होती है फास्ट, डायरेक्टली वो भी इंक्रीज होती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, ठीक है, तो एंड में क्या होता है कि वो जो लाइन है ना, इट बिकम, ये कर्व एक पाथ बन जाता है, कर्व। यानी अगर आप ये गौर करें, जहां पर ये मेरा एरो है, थोड़ी देर के बाद दिस लाइन बिकम्स पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, दिस लाइन बिकम्स पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। उसकी वजह ये होती है कि गैस के मॉलिक्यूल आकर एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे अटैच होते जाते हैं, ठीक है, तो ये लाइन ऊपर जा रही है। लेकिन जब मैक्सिमम एड्सॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया है, वो जब मैक्सिमम कवर हो जाएगा,
तो मैक्सिमम जो होल्स हैं, जो पोर्स हैं, उन पे गैस के मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो जाहिर बात है कि फिर मैक्सिमम जो अटैच हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अमाउंट एब्जॉर्ब हो रही है वो कम होती जाएगी। तो एक वक्त आएगा जब एब्जॉर्बेंट की सरफेस मैक्सिमम या फुली कवर हो जाएगी ना, फुली, जब मजीद कोई एब्जॉर्बेंट यानी एब्जॉर्बेट गैस जब वो अटैच नहीं हो सकेगी, तो ये कर्व ये ऊपर नहीं जाएगा, डेफिनेटली ये कर्व पाथ बनेगा, अल्टीमेटली इट बिकम पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। तो ये ग्राफ बेसिकली आपको ये बता रहे हैं। हाँ भाई, जो बायोटेक्नोलॉजी की जीआर है, क्या समझ में आया बताएं जरा। सर आपने बताया बोला है कि जो हम लोग कर्व हम लोग को मिलता है वो पहले स्ट्रेट लाइन हम लोग को मिलता है जो कि हम लोग बनाते हैं प्रेशर और जो एब्जॉर्बेट के दरमियान में, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एट द एंड जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा कर्व हो जाता है। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो मैक्सिमम सरफेस एरिया है वो कवर होना शुरू हो जाता है, और जो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है कि अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, एब्जॉर्ब उसकी जो एब्जॉर्ब जो हो रही होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इस वजह से जो है वो जो प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। हाँ, मतलब ये नहीं है डिक्रीज होने का मतलब ये है शुरू में वो रैपिडली फास्टली वो गैस अटैच हो रही होती है, तो जैसे जैसे सरफेस कवर होती जाती है तो वो जो अमाउंट जो है जो एब्जॉर्ब हो रही है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। जब वो सरफेस फुली कवर हो जाएगी तो जाहिर बात है कि मजीद गैस अटैच नहीं हो सकेगी। तो इसलिए ये जो लाइन है, ये कर्व है, जहाँ ये मेरा एरो है, दिस कर्व या लाइन बिकम्स पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस कह रहे हैं, तो ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए ना उसने आपको ना एक इक्वेशन उसके दी, ये इक्वेशन हमारे पास है, वो कहता है कि W/M इज इक्वल टू Kp/N, ठीक है। W क्या है, वो कहता है इट इज, यहाँ लिखो, इज द मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन mass m of adsorbent at pressure P। वो कहते हैं कि ये W ये एड्सॉर्बेट का मास है, m एड्सॉर्बेंट का मास है, ठीक है। अच्छा, ये उसकी रेशो है बेसिकली। इस रेशो के साथ देखिए ना, ये m क्या होता है, हम 1 ग्राम ले सकते हैं, 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट है। फिर देखा जाता है कि भाई एड्सॉर्बेट गैस है, उसकी कितनी अमाउंट जो है वो क्या हो रही है, वो 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट पे क्या हो रही है, अटैच हो रही है। तो वो हमने इस तरह रेशो निकालते हैं। ये बेसिकली रेशो है मास ऑफ एड्सॉर्बेट ओवर मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। पी प्रेशर है गैस का, तो प्रेशर के दरमियान ही ग्राफ प्लॉट करते हैं। के और एन जो है ये बेसिकली क्या है, ये एड्सॉर्बेंट कांस्टेंट्स कह लें, जो मर्जी कह लें आप, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहते हैं बेसिकली के मतलब इसी रिलेशनशिप के मुताबिक ही हम ग्राफ प्लॉट करते हैं कि W/M वाई एक्सिस पे होता है, प्रेशर आप क्या लेते हैं ये एक्स एक्सिस पे लेते हैं। लेकिन आगे उसने ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई। महबूब आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर। अच्छा हाँ, चलिए सुनना है बात। वो जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, ऊपर वाली ये वाली जो इक्वेशन है W/M इज इक्वल Kp/N, अगर आप महबूब दोनों तरफ अगर आप इसका लॉग ले लें, लॉग, ये इक्वेशन बन जाएगी log ऑफ W/M इज इक्वल टू log ऑफ K इनटू दिस। तो देखिए ये log ऑफ K क्रॉस P है ना, ये इसका सम आ जाएगा, सम ये बन जाएगा log ऑफ W/M इज इक्वल log ऑफ K प्लस log ऑफ P, और 1/n नीचे आ जाएगा, नीचे पावर नीचे आ जाएगी। उसने इसको डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट लिख दिया। जो स्टेप्स है वो उसने क्या कर दिया, उसने स्किप कर दिया। ये देखिए, log ऑफ W/M इज इक्वल टू log ऑफ K प्लस 1/n इनटू log ऑफ P है। अल्टीमेटली उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से ये हमारे पास इक्वेशन आती है, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, अब बेटा ये जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, अब इसमें हम ग्राफ यानी हमें जो इक्वेशन हासिल होनी चाहिए वो एक स्ट्रेट लाइन।
इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन W/M अगेंस्ट प्रेशर, इन W/M मींस के मास ऑफ एडसॉर्बेट कह लेंगे और अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ द गैस। अच्छा, तो हमें जो स्ट्रेट लाइन हासिल होती है ना, उसकी जब स्लोप लेंगे स्लोप, तो स्लोप किसके इक्वल होगा, 1/n की वैल्यू स्लोप से निकल आएगी, ये 1/n। और ये k जो है ये बेसिकली कांस्टेंट है, ये इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट। और ये हमें कैसे हासिल होता है ये देखिए आप फिगर 23.7 को देखिए, 23.7 ये फिगर जो 23.7 है ना, ये आपको बता रही है कि ग्राफ प्लॉट किया है बिटवीन लॉग ऑफ P pressure of gas on x-axis, mass of adsorbate on y-axis, एक स्ट्रेट लाइन हमें हासिल होती है, अगर उसकी स्लोप लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1/n। और ओरिजिन से जिस पॉइंट पर ये लाइन कट कर रही होती है ना, ओरिजिन से इस पॉइंट तक ये जो डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है, किसको शो कर रहा था, लॉग ऑफ k को शो कर रहा होता है। तो तमाम जो वैल्यूज है तमाम, वो आप इस ग्राफ 23.7 से क्या कर सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं। 23.7 से क्या कर सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं। तो ये शो करता है। हाँ भाई, जो BS केमिस्ट्री की जो जी आ रहे हैं, आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। हाँ, ये जरा 23.7 को ग्राफ को जरा एक्सप्लेन करें आप। सर इसमें आपने कहा है कि जो 23.7 ग्राफ, इसमें आपने कहा कि लॉग ऑफ P जो है इसे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे और लॉग ऑफ W/M है इसे हम वाई एक्सिस पे लेंगे। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो लॉग ऑफ इसके अंदर जो स्लोप होगी वो 1/n के इक्वल आएगी। ठीक है, अब ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? ग्राफ जी सर। ग्राफ क्या बता रहा है? ग्राफ सर ग्राफ से हमें ये कर्वेचर जो है वो शो हो रहा है, और जब हम इसकी स्लोप लेंगे तो हमें 1/n की वैल्यू मिलेगी, और जिसके अंदर नीचे डिस्टेंस है वो log k को शो कर रहा है। अच्छा, चलिए ये स्टूडेंट है हमारी क्लास में। हाँ भाई, ज़ीशान अमीन है क्लास में? जी सर। हाँ ज़ीशान अमीन, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये बताएं, पढ़ के आए आप क्लास में? जी सर, पढ़ के। ये बताएं कि ये जो 23.7 में ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। शुरू में हमने स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन आगे जाके ना ये ग्राफ जो ये कर्व्ड हो जाता है, कर्व, ये स्ट्रेट नहीं रहता। इसकी क्या वजह है, आपने क्या? सर क्योंकि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी, तो उस वजह से उसकी जो सरफेस होगी गैस मॉलिक्यूल्स वो एब्जॉर्प्शन पर कवर हो जाएगी। इस तरह एब्जॉर्प्शन जो कम हो जाएगी, और इस तरह हमें ये कर्वेचर की सूरत में आ जाएगा हमारे पास 1/n। नहीं, ये कर्व क्यों आ रहा है? कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आ रही मुसलसल? ये कर्व क्यों आ रहा है? सर क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये लो टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन होती है। अच्छा, ये क्लास में इत्तेसाम है? इत्तेसाम? यस सर। हाँ, ये कर्व क्यों आता है? सर ये कर्व इसलिए आ रहा है क्योंकि सर इक्विलिब्रियम हो गया है दोनों के दरमियान, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर अटैच हो रहे हैं वो उनकी मतलब कि जगह फिल हो गई है टोटल, तो कम मतलब कि और ज़्यादा नहीं और अटैच हो पा रहे, तो इसलिए फिर स्ट्रेट लाइन आ जाएगी अलॉन्ग प्रेशर के। हाँ भाई रवीश, आप क्या कहते हैं? सर स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जैसे प्रेशर बढ़ाया जा रहा है सर, अब्जॉर्बेंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं सर। एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा जब सारी स्पेस जो है ना वो कवर हो जाएगी सॉलिड की, जिसके ऊपर अब्जॉर्बेंट अटैच होने हैं, तो सर फिर वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी जाएगा, फिर वो कर्व हो जाएगा, वहां से प्रेशर की तरफ मुड़ जाएगा वो, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से फिर नहीं अब्जॉर्बेंट बढ़ेंगे। हाँ ठीक है, यानी आप ये तमाम स्टूडेंट जो पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं ना, वो यही है कि शुरू में जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे मैक्सिमम गैस के मॉलिक्यूल अटैच होते जाएंगे। जब सरफेस फुली कवर हो जाएगी ना, मजीद एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल अटैच नहीं होते। जब अटैच नहीं होंगे तो एड्सॉर्प्शन नहीं इंक्रीज होगी। जब एड्सॉर्प्शन नहीं होगी, गैस अटैच नहीं होगी,
तो जाहिर बात है ये जो लाइन है ये भी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाएगी, ये कर्व हो जाएगी और एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसी यही मतलब आप कह रहे हैं कि ये फ्रेंडिक आइसोथर्म यही हमें बताता है। तो इसी चीज को थोड़ा सा उसने ना ये उसका डिसएडवांटेज कह रहे हैं, क्योंकि उसने कहा शुरू में, यानी इस चीज को उसने प्रॉपर एक्सप्लेन ना किया, अब ये कह रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि यही उसका किसी हद तक हम कहते हैं कि भी उसका डिसएडवांटेज भी है कि उसने ये कहा था कि भाई जो गैस का यानी जो एड्सॉर्बेंट है, तो गैस का प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्बेंट का मास जो है वो डायरेक्टली इंक्रीज होता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक हाई प्रेशर पर जाकर ये बेसिकली उस रिलेशनशिप को डेविएट करता है, ये उस रिलेशनशिप को डेविएट करता है। यानी लो प्रेशर पर तो उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन हाई प्रेशर पर उसको फॉलो नहीं कर रहा। ये थोड़ा सा इसमें एक डिसएडवांटेज है। आगे आप पैराग्राफ में यही पढ़ लेंगे। अच्छा, फिर आगे एक और आप कह लेंगे एक साइंटिस्ट था, रिसर्चर था, जिसको हम कहते हैं लैंगमोर, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा इसके अंदर ना बेसिकली आप कह लें कि उसने इसके अंदर मॉडिफिकेशन, और मॉडिफिकेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो उसकी एजम्पशंस थी, एजम्पशंस, हाँ भाई ये आयशा है क्लास में, आयशा रहो। यस सर। हाँ, ये जरा एजम्पशंस को एक्सप्लेन करेंगे, इसकी एजम्पशंस क्या कहती है। सर उसने कहा है कि लेयर ऑफ द गैस एब्सॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड एब्सॉर्बेंट इज ओनली वन मॉलिक्यूल थिक। सर हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन हमने पढ़ा था कि फिजिकल जो एब्जॉर्प्शन होती है उसमें एक ही लेयर, यूनी लेयर होती है। तो वो बेसिकली यहाँ पे यही कहना चाह रहा है कि वन मॉलिक्यूल थिक होती है जो लेयर होती है गैस की। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि एब्जॉर्ब लेयर इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द एब्जॉर्बेंट। जो लेयर होती है वो पूरी यूनिफॉर्म होती है, एब्जॉर्बेंट पे पूरी मतलब लेयर कवर की होती है उसने, एब्जॉर्बेट ने। उसके बाद वो कहना चाह रहा है कि इंट्रैक्शन नहीं होती, जो एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल होते हैं उनके दरमियान आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं होती। ये उसकी बेसिकली। हाँ, ये जो कहना ये चाह रहा है कि भाई ये जो एड्सॉर्बेट होता है ना, एड्सॉर्बेट, वो एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर मींस वन मॉलिक्यूल थिक का मतलब ये होता है कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो एड्सॉर्प्शन होती है एड्सॉर्बेट की, वो यूनी लेयर होती है, यूनी लेयर। तो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एड्सॉर्ब लेयर है, यानी जो एड्सॉर्बेट है, वो एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर क्या होता है, इक्वली क्या होता है, वो एड्सॉर्ब होता है हर तरफ। और आखिर में वो ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं ना, उनकी अटैचमेंट सिर्फ एड्सॉर्बेंट के साथ होती है। जो गैस का मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, जो एड्सॉर्बेट होता है, उसकी अटैचमेंट सिर्फ एड्सॉर्बेंट के साथ होती है। जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल होते हैं उनकी आपस में किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ये उसकी वैसे कुछ एजम्पशंस थी, ठीक है। आप आगे थोड़ा चलते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये आर डी इज इक्वल टू के डी इंटू थीटा। ये रविश थोड़ा सा ये बताएं कि ये क्या है, इसको थोड़ा बताएं कि क्या कहना चाह रहा है। सर ये रिलेशन जो लिखा हुआ है सर, हाँ ये क्या है सर यहाँ लिखा हुआ है सर, जो जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब यानी होकर डी एब्जॉर्ब होंगे सर, उनका यानी जो रेट है वो यानी कवर सरफेस के साथ प्रोपोर्शनल है सर। यानी जैसे वो हटते सर, यानी कहने का मतलब ये जैसे वो हटते जाएंगे तो नई स्पेस बनती रहेगी सर, जगह खाली होती रहेगी नए मॉलिक्यूल्स के लिए। अल्लाह की बंदे गलत कह रहे हैं। हाँ भाई, ये आपकी क्लास में एक और स्टूडेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, मेरे ख्याल में उसका नाम अब्दुल्ला है मेरे ख्याल में। यस सर। हाँ, कहाँ है वो लड़का? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई अब्दुल्ला, आप बताएं कि क्या ये फिगर 23.8 को देखें, और ये जो रिलेशनशिप है जो लैंगमोर ने बताया है कि आर डी इज इक्वल टू के डी इंटू थीटा, ये क्या शो कर रहा है, इसको डिस्क्राइब करें। सर वो ये कहना चाह रहा है कि जितनी ज्यादा कवर्ड सरफेस होगी डिसॉर्प्शन भी उतनी ज्यादा होगी। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया एड्सॉर्ब्ड होगा, तो डिसॉर्प्शन भी उतनी ज्यादा होगी। अगर 100 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं तो जाहिर सी बात है उसकी डिसॉर्प्शन 10 मॉलिक्यूल्स होगी, और अगर
200 molecules attached हो तो उसकी डिसॉर्प्शन 20 molecules होगी, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एग्जांपल। हाँ ठीक है। हाँ ये रवि ये अब्दुल्ला ने आपको ठीक समझाने की कोशिश की है। आप जरा ना इसको देखें कि ये फिगर 23.8 को देख रहे हैं, गौर से देखें इसको। वो कहते हैं कि ये जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो कवर्ड सरफेस है ना, कवर्ड, इसको कहने ये थीटा है। थीटा क्या है भाई? थीटा। ओके। जितना ज्यादा एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल आकर एड्सॉर्बेंट की सरफेस को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो जाहिरी बात, जितना ज्यादा उसकी सरफेस को कवर करेंगे तो जाहिरी बात है उतना ही ये प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं कि उतना ही वो मॉलिक्यूल वापस क्या हो जाए, वो डिसॉर्ब होंगे। डिसॉर्ब उसे ठीक है बच्चे ने कि सपोज अगर 100 मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं तो उसमें से सपोज अगर 10 मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं, 10 डिसॉर्ब हो जाएंगे, फिर और आ जाएंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता। जितना सरफेस ज्यादा कवर होगी, अगर 100 मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, 10 डिसॉर्ब हो रहे हैं, अगर 200 मॉलिक्यूल आके अटैच होंगे तो डेफिनेटली जो डिसऑर्प्शन है वो भी बढ़ जाएगी। वो फिर क्या होगा, वो 20 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अगर 300 मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहे हैं तो डिसऑर्प्शन भी उतना बढ़ जाएगा। तो वो यही कह रहा है यहाँ पे। अभी इक्वेशन को देखें। इक्वेशन को वो कहते हैं रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द covered surface theta, covered surface of adsorbent by adsorbate। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं k, ठीक है। कांस्टेंट फॉर डिसऑर्प्शन कहते हैं ये डिसऑर्प्शन प्रोसेस। तो ये उसने कहा कि रेट ऑफ डिसऑर्प्शन इज इक्वल टू kd इनटू थीटा। ये बात समझ में आई आपको? यस सर, आ गई सर। हाँ भाई, महबूब क्या समझ में आई ये बताओ? जी सर, इसमें इक्वेशन में रिलेशन बताया गया है कि जो रेट डिसॉर्प्शन है, जो कि मॉलिक्यूल गैस के डिसॉर्ब हो रहे हैं उस सरफेस से आउट हो रहे हैं, तो वो इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा। थीटा मतलब एक कवर्ड जो सरफेस है, मतलब रेट जितना डिसॉर्प्शन का ज़्यादा होगा, कवर्ड सरफेस उतना ज़्यादा होगी। और जितना कवर्ड सरफेस ज्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ डिसऑर्प्शन ज्यादा होगा। अल्लाह के मतलब यूं कहो। जी सर। हाँ अच्छा, अब और आगे चलते हैं। थोड़ा आपको और तरीके से समझा रहा। अगली बात देखिए आप, ये आप फिगर में देखें जो अनकवर्ड सरफेस है, अनकवर्ड, उसको वो कह रहे हैं नेकेड सरफेस। नेकेड वो कह रहा है ये 1 माइनस थीटा है। सपोज कर लें कि ये उसकी जो सरफेस है ये यूनिटी है, 1 है, 1 सेंटीमीटर है या जो भी है, 1 एंगस्ट्रॉम है, जितनी भी है, ठीक है। और थीटा बेसिकली क्या है, ये कवर्ड एरिया है। तो टोटल में से कवर्ड एरिया माइनस करेंगे तो अनकवर्ड एरिया निकल आएगा ना, यानी 1 माइनस थीटा निकल आएगा, 1 माइनस थीटा। अच्छा, अब इसमें वो आगे ये कहना चाह रहे हैं, अब यहीं से देखिए आप, अगर मैं आपको यूं कहूं जितना ये अनकवर्ड सरफेस ज्यादा होगी या नेकेड सरफेस ज्यादा होगी या 1 माइनस थीटा जितना ज्यादा होगा, उतना रेट ऑफ एडसॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी जितना ये सरफेस ज्यादा ये वेकेंट होगी उतना एटमॉस्फेयर में एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल आकर क्या होंगे, अटैच होंगे। जितना हाँ, जितना अवेलेबल सरफेस ज्यादा होगी ना, अवेलेबल सरफेस, जितना अनकवर्ड सरफेस ज्यादा होगी, अनकवर्ड, जितना अवेलेबल सरफेस ज्यादा होगी तो जाहिरी बात है उतना ही पॉसिबिलिटी या चांसेस भी ज्यादा होंगे कि एटमॉस्फेयर में गैस के मॉलिक्यूल आकर क्या होंगे, उतना ज्यादा वो अटैच होंगे, उतना ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अनकवर्ड सरफेस या नेकेड सरफेस, जिसे 1 माइनस थीटा हम कह रहे हैं। और इसको हम लिखते कैसे हैं, ये आप देखिए, ये लिखा हुआ है कि RA इज इक्वल टू KA इंटू 1 माइनस थीटा इंटू P।
ये बेसिकली आप ये समझ लें कि वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ना 2 स्टेप ओमिट कर दिए, स्किप कर दिए। पहले आपने ये लिखना है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनकवर्ड सरफेस या नेकेड सरफेस 1 माइनस थीटा, and it is also directly proportional to the pressure applied on the gas, pressure applied on the gas। यानी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ द गैस पे भी, ये प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल आगे सरफेस पे अटैच होंगे, और दूसरा अवेलेबल सरफेस जो नेकेड सरफेस है 1 माइनस थीटा, दोनों पे डिपेंड करें, दोनों से डायरेक्टली रिलेटेड है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगले स्टेप में इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कांस्टेंट लगा देंगे के। तो के क्या है, आप कह लें कि ये एक रेट कांस्टेंट है फॉर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो आपके पास जनरली ये इक्वेशन आ जाएगी। हमने यहाँ पे तीन स्टेप बेसिकली ओमिट कर दिए थी। तो पहले में लिखेंगे कि वी नो दैट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू द गैस, इक्वेशन 1 कह लें। फिर आगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल सरफेस 1 माइनस थीटा, इक्वेशन 2। दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 माइनस थीटा इंटू पी आ जाएगा, और प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, यहाँ के ए लगा दें, ये इक्वेशन आ जाएगी। हाँ भी रवीश, क्या समझ आई है इक्वेशन बताओ सर इस इक्वेशन की? हाँ ठीक है सर रेट और एब्जॉर्प्शन जो है ना सर, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, अवेलेबल एरिया कितना है हमारे पास और प्रेशर ऑफ द गैस पे सर इसलिए दोनों को, यानी दोनों प्रोपोर्शनलिटी को इकट्ठा लिखेंगे, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो सर कांस्टेंट लग जाएगा सर। हाँ ठीक है, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को आप इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, के आ जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी RA इज इक्वल टू KA इनटू 1 माइनस थीटा इनटू P। समझ आ रही है बात? सर 1 माइनस थीटा नहीं है सर, ये L माइनस थीटा है सर। अच्छा, इसको बेशक आप चले L, असल में बेसिकली यहाँ पे जो ये कहना चाह रहे हैं ना, सर फिगर में देखें सर, फिगर में नेक्ड के नीचे देखें सर। हाँ उसमें इसको ना, चलिए ठीक है, अगर ये L भी है तो मतलब कहने का ये एक सिंबल के तौर पे शो कर रहा है। असल में यहाँ पे थोड़ा सा वो ये कंफ्यूजन सी क्रिएट कर रहे हैं ना। हमें कोई इशू नहीं है, ये वो जो एब्जॉर्बेंट की सरफेस है ना, वो उसको सरफेस को जो अवेलेबल, जो भी उसका टोटल एरिया है, उसको किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। आप तो कह लें कि 1 यूनिटी है, यानी 1 सेंटीमीटर जो भी है, उसको किसी सिंबल से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब भी चल जाएगा। आप ये रिलेशनशिप देखें ना, जहाँ ये लिखा हुआ है, मसलन ये देखें, ये पढ़े जरा इसको, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबल नेकेड सरफेस इनटू, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस थीटा लिखा हुआ है, देखिए आप नजर आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, अब ये देखिए, ये जो ये 1, ये L नहीं है, ये 1 है। इसी तरह आप नीचे देखें कि RA इज इक्वल टू KA इनटू 1 माइनस थीटा इनटू P। तो 1 आप समझ लें कि वो एक ना एक यूनिट ले रहा है, यूनिट लेंथ। देखिए यूनिट एरिया हो सकता है, यूनिट एरिया, उसकी यूनिट लेंथ हो सकती है एब्जॉर्बेंट की, 1 सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर या पर मीटर कह लें, पर मीटर स्क्वायर कह लें, जो भी, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना अपनी तरफ से जनरली। तो फिक्स जरूरी नहीं है कि 1 लेना है या L लेना है, वो कोई इशू नहीं है, आप 1 ले लें, 1 बेसिकली। ओके सर। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, ये रेट ऑफ डिसॉर्प्शन भी आ गया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी आ गया। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है, दोनों आपस में इक्वलाइज हो जाते हैं। क्या कहा है मैंने? इक्वल हो जाते हैं, इक्वलाइज, सेम हो जाते हैं, सेम, ठीक है। तो at equilibrium the rate of desorption becomes equal to the rate of adsorption। तो ये आप कह लें कि KD थीटा will become equal to KA into 1 minus थीटा into P। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। हाँ भाई, ये जो महबूब है, क्या इक्वेशन आ जाएगी बताएं जरा। जी सर, ये इक्वेशन आ जाएगी KD थीटा इज इक्वल टू KA into 1 minus थीटा into P। हाँ, अब मुझे ये बताएं कि जो रविश है, ये इससे ये नेक्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये उसने कैसे ड्राइव की है, ये आपको समझ आया? आपने थोड़ा दिमाग लगाया इसके ऊपर?
यस सर। हाँ बताएं जरा, थोड़ा हिंट दें आप। सर जो राइट साइड है सर उसको यानी मल्टीप्लाई कर देंगे सर, प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेशर थीटा आ जाएगा, प्रेशर सिंगल आ जाएगा, और सर उसके साथ के ए पी आ जाएगा सर फिर, और के ए पी नॉट आ जाएगा सर। नॉट को सर लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे सर, के ए पी रह जाएगा सर राइट पे, और सर के ए जो है सर ये सॉल्व की जाएगी सर, 3 स्टेप में लिखे हुए सर ये। हाँ ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा, हर जितने भी स्टूडेंट है ना, आपने क्या करना है इसको मतलब ना इसको खुद सॉल्व करके देखना है कि इस स्टेप से ये स्टेप ये बेसिकली कैसे ड्राइव किया गया। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को ये समझ ना आए तो वो बेशक मेरे से पूछ सकता है, बल्कि रवि ये आपने अगर इसको सॉल्व कर लिया ना, इसके 2-3 स्टेप बनते हैं, तो आप वो जो सिंप्लीफिकेशन है ना उसको ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा बात। ओके सर। हाँ अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई, थीटा बराबर है के इंटू पी ओवर के। ये जहाँ मेरा एरो है ना, ये के ए नहीं है, ये बेसिकली के डी है, के डी आप कह रहे हैं, ठीक है। यानी ये लेफ्ट साइड में के डी होता है ना, इसको जब इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे ये जाके डिवाइड हो जाता है, तो ये के डी है। और समझ आ रही है बात? यस सर। हाँ, ये अब्दुल्ला अपना माइक ऑफ करो अब्दुल्ला। जी सर। अच्छा हाँ, मैंने कहा माइक ऑफ कर लो, माइक। अच्छा सर ऑफ, जी जी। हाँ ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि क्या करते हैं, ये ना बेसिकली केडी खत्म करने के लिए हम ना क्या करते हैं, इस इक्वेशन में ना नोमिनेटर डिनोमिनेटर में हम ये हर फैक्टर को ना केडी से डिवाइड करते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन प्रोसेस। तो ये बन जाएगा के ओवर केडी, ये केडी होता है, ये खत्म हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस ये बन जाएगा के ए ओवर केडी इनटू पी। तो ये ना रेशो है सर। मैं स्क्रीन शेयर करूं सर? मैंने सर किया हुआ ये सॉल्व। चलिए करें आप करें, स्क्रीन शेयर करें, ठीक करें। फिर पहले मैं खत्म कर लेता हूँ स्क्रीन शेयर। ये रहे सर। हाँ आ रही है, तो इसको थोड़ा जरा जूम करो यार। हाँ अभी जरा जूम करें, ठीक है। हाँ ठीक है, ये पी को सर यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई सर, ये इक्वेशन बन जाएगी के डी थीटा इज इक्वल टू के ए पी माइनस के ए नॉट पी, ठीक है सर। उसके बाद सर ऊपर इक्वेशन फिर ये बनेगी सर। हाँ अभी भी, हाँ ऊपर आपने किया हुआ, ठीक है भाई, ये ठीक है, के इंटू पी इंटू थीटा इंटू के डी प्लस के ए पी, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये आ जाएगा थीटा विल बी इक्वल टू के ए पी ओवर, ठीक है, ये भी ठीक है, थीटा विल। तो इक्वेशन के दोनों तरफ आप के डी, दोनों इक्वेशन के दोनों, यानी आप इसको क्या करेंगे, ये जो राइट साइड है इसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर पे के डी से डिवाइड करेंगे, के डी से, तो ये आ जाएगा के ओवर के डी बन जाएगा। ये जहाँ मेरा एरो है, ये के डी जब के डी से डिवाइड होगा 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास। तो आगे वैसे ही है जैसे उसमें किया हुआ है, कि आगे फिर मैं वहीं से, मैं आप शेयर जरा खत्म करें, मैं वहीं से मैं शेयर करवाता हूँ। ओके सर। और ये रोल नंबर 27, अपना माइक ऑफ करो। रोल नंबर 27 कौन है? ठीक है, अभी शेयर हो रहा है ये? जी सर हो रहा है। हाँ अच्छा, इसमें अल्टीमेटली ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ना, ये जो है आपके पास है ना के ए ओवर के डी। देखो ये 2 कांस्टेंट्स की रेशो है, के ए क्या है,
ये है रेट कांस्टेंट आप कह लें फॉर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, और केडी क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ डीसॉर्प्शन प्रोसेस। दो कांस्टेंट की जो रेशो होती है ना वो भी एक तीसरे कांस्टेंट के बराबर होती है। तो हम इसको ना एक और कांस्टेंट कैपिटल के बराबर रख लेते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी थीटा विल बी इक्वल टू केपी ओवर 1 प्लस केपी। ठीक है, तो यहाँ पे जो के है इसको हम एड्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट कह लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे वो कहता है कि भाई हमारे पास ना वो कहता है कि भाई ये इस थीटा को ना हम रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, कह लें आप इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स के साथ। किसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं भाई रवीश? एक्स के साथ। एक्स के साथ। हाँ हाँ रवीश, एक्स के साथ क्यों इसको रिप्लेस करते हैं ये बताएं। सर ये अमाउंट ऑफ गैस अब्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ अब्सॉर्बेंट लेंगे सर इसे। लेकिन ना थीटा क्या है, थीटा के साथ प्रोपोर्शनल है सर ये। हाँ इसलिए है ना कि थीटा क्या है, यानी एड्सॉर्बेंट की सरफेस जितना ज्यादा कवर्ड होगी विद एड्सॉर्बेट, यानी जितना कोई गैस आके अटैच होगी, ठीक है, उतना सरफेस ज्यादा कवर्ड होगी, वो थीटा है। और थीटा की वैल्यू जितना ज्यादा होगी वो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि जितना थीटा ज्यादा होगा मतलब उतना ही एड्सॉर्बेट, उतना ही गैस जो एड्सॉर्ब हुई हुई है उतना ही एड्सॉर्बेट का जो मैस है, जो अमाउंट है, वो भी उतना ज्यादा होगा। तो x जो है ये एड्सॉर्बेट की अमाउंट है एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा कह लें। तो ये जो इक्वेशन है ये यहाँ थीटा की जगह आप कह लेंगे x आ जाएगा, ये बन जाएगा x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kp ओवर 1 प्लस kp कह रहे हैं आप। यहाँ पे डायरेक्ट का रिलेशन इसलिए आता है क्योंकि थीटा और x आपस में इनका डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और थीटा की ये वाली वैल्यू जो है उसी रिलेशनशिप में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kp ओवर 1 प्लस kp आ जाएगा। इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, ये कांस्टेंट k डैश लगा देंगे। ठीक है, तो आगे अब जो लैंगमोर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्मल वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करेंगे ना तो अल्टीमेटली हमारे पास ये इक्वेशन 2 आ जाएगी, इक्वेशन 2। अब ये बताएं रवीश, आपने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 को सिंपलीफाई किया है, ये बताएं आप। सर इसकी कोशिश की है सर, हम मुझसे नहीं हुई सर ये। अच्छा चलिए रट्टा मार लिया फिर इसका। नहीं ठीक है, ये फिर इसको फिर सिंपलीफाई करके ना फिर आपको मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे, इक्वेशन 2 आ जाएगी। ये इक्वेशन 2 जो है इट इज आल्सो एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन p ओवर x, तो p ओवर x जो है वही बात है, ये प्रेशर है और गैस, जितना बढ़ाएंगे उतना ये x भी बढ़ेगा। यानी इसको हम ये p ओवर x इसको अगर हम प्लॉट करें अगेंस्ट ये p प्रेशर ऑफ द गैस, तो ये 1 ओवर k डबल डैश जो है ये स्लोप से निकलेगा और 1 ओवर k डैश जो है ये इंटरसेप्ट से निकलेगा, इंटरसेप्ट से। तो जो हमें ग्राफ या कर्व हासिल होगा ना वो किस तरह से होगा, वो ये फिगर 23.9 को देखें आप। हाँ भाई ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। हाँ ये ग्राफ क्या बता रहा है आपको, ये बता दो। हाँ भाई ये जो GR है थर्ड केमिस्ट्री थर्ड। हाँ भाई है क्लास में आप? यस सर, यस सर। ये फिगर 23.9 क्या बता रहा है? सर ये ग्राफ जो है इसके अंदर ग्राफ के बारे में बता रहे हैं कि अगर प्रेशर जो है अगर हम उसे ज्यादा करते हैं तो p ओवर x की वैल्यू जो है वो भी ज्यादा हो जाएगी और इससे स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें हासिल होगी। यानी ये जो हमने रिलेशनशिप ड्राइव किया ना वो यही बता रहे हैं, अगर हम p ओवर x और p के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें वो स्ट्रेट लाइन आती है। ये p ओवर x भी यूं समझ लें ये मास ऑफ एड्सॉर्बेट ही है, यूं समझ लें। ठीक है, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे मास ऑफ एड्सॉर्बेट बढ़ता जाएगा, जनरली डायरेक्ट हमें स्ट्रेट लाइन हासिल होती है। तो उसका चूंकि इंटरसेप्ट होता है इसलिए ये ओरिजिन से पास नहीं होती, पहली बात है। ठीक है, तो वो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ये जो ग्राफ है ना ये लो प्रेशर के ऊपर तो ठीक है एप्लीकेबल है, लेकिन जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे ना बहुत ज्यादा
तो तब P और P ओवर X का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट नहीं रहता, थोड़ा सा क्या होता है, ये कर्व हो जाता है, कर्व कहते हैं। तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा इसमें भी मतलब लैगमोर में भी ठीक है, काफी हद तक ये चीजें ठीक है, लेकिन इसका भी एक सिंपल डिसएडवांटेज है इसके अंदर ना। तो बेसिकली वो यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। तो इसको मजीद आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेंगे बस। और ये जो है ना एब्जॉर्प्शन ऑफ सोल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर ये समझ आ जाएगा ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका भी एक ओवरव्यू जनरली मैं आपको दे दूंगा। इसका समझ आ रही है बात? यस सर। हाँ जी सर। अब ऐसा करें कि अब सबसे पहले रविश जल्दी जल्दी अपनी क्लास की अटेंडेंस शुरू करो। ओके सर। रोल नंबर 2 3